फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शीर्षक क्लासेस। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में आप पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है और आपको इस वीडियो से सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक भी करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, यानी बीच में थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। और अगर आप देखें तो इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपने अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखा होगा। यानी अगर आपके स्कूल में लैब है और लैब में साइंस की जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं और या फिर एसएसटी में जो भी अगर आपने ग्लोब देखा होगा तो आप उसको देख सकते हैं। ग्लोब आप देख सकते हैं। ग्लोब बहुत छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, या जो बच्चे खेलते हैं खिलौने के रूप में वो भी हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे कि अगर ग्लोब विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं तो बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, या पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है, वह आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है और ग्लोब स्थिर नहीं होते, यानी उन्हें एक स्थान से दूसरी जगह पर मूव कराया जा सकता है। तो उसी प्रकार घुमाया भी जा सकता है, जैसे कुम्हार पहिया या लट्टू घुमाते हैं। एज एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच में यहाँ पर देख सकते हैं आप ग्लोब जिसे अक्ष कहा गया है, और इसके बीच में आप यहाँ पे इसे पूरा राउंड घुमा सकते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उन्हीं के सही आकार में दिखाया गया है। यानी अगर आप इसे टोटली प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन अगर आप ग्लोब पे देखेंगे तो आप इनकी रूपरेखा बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा देश है, महाद्वीप है या महासागर है। तो इस तरह पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान को स्थित कैसे बताया जा सकता है, यानी इसके लिए हमें कुछ बिंदु एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम किसी डॉट्स के अकॉर्डिंग देखें, यानी कि डॉट दिखाकर हम बता सकते हैं कि ये है भारत, ये है यहाँ पर प्रशांत महासागर और बाकी चीज़ें। तो इस तरह से इसे बताया गया है कि हमें डॉट या लाइन वगैरह की रेखाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो अब देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे हम अक्ष कहते हैं। आप देख सकते हैं इसे अक्ष कहा गया है। और ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर और दक्षिण ध्रुव कहलाते हैं, यानी इंग्लिश में बोले तो पोल। ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिमी से पूर्व की ओर, यानी अगर आप देखें अपने आसपास जो क्षेत्र है आप जहाँ रहते हैं तो पश्चिम जो दिशा है और पूर्व दिशा, यानी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घुमाया जा सकता है। यानी अगर आपने एक बोतल लिया है, आपके पास बोतल और जो ढक्कन आप खोलते हैं तो ढक्कन आप कैसे खोलते हैं, उस दिशा में हम ग्लोब को घुमा सकते हैं। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है या यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती हो, जो एक काल्पनिक रेखा है। यानी ये एक ऐसे ही आपको इमेजिनेशन के थ्रू समझाने के लिए बताया गया है। तो आगे देखेंगे आप अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गोला है और इसके जो बीच की बिल्कुल मिडिल लाइन है उसे हम विषुवत रेखा बोलेंगे। पृथ्वी के उत्तर स्थित आधे भाग को उत्तरी, यानी जो विषुवत वृत्त के ऊपर का भाग है उसे हम उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। और ये दोनों बराबर के आधे आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल आप देखेंगे। ये दोनों बराबर आधे आधे भागों में बटे होते हैं और इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा बनाती है और यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। और विषुवत वृत्तों से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश को अंश में मापा जाता है, जैसे 20 डिग्री उत्तर, 40 डिग्री उत्तर, ये सारे अंश बताए गए हैं। और नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे 20 डिग्री दक्षिण, इस तरह से आप इन्हें बताएंगे।
विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, यानी अगर आप पूछा जाए कि विषुवत वृत्त कहाँ पर स्थित है तो ये 0 डिग्री पर यानी 0 डिग्री को दर्शाना जरूरी है, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त के 1/4 है। अगर आप इन्हें अंश में देखो तो ये 360 डिग्री का होता है, यानी 1/4 यानी 90 डिग्री के 4 ऐसे आप प्रकार ले सकते हैं, यानी उत्तरी अक्षांश और उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। जैसा कि आपने देखा जो 90 डिग्री का उत्तरी यानी नॉर्थ हिस्सा है वो 90 यानी उत्तरी अक्षांश को दर्शाता है, और जो नीचे का 90 है वो दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को बताता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित में सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, यानी साउथ लैटिट्यूड। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी डायरेक्शन उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण शॉर्ट फॉर्म अक्षर से भी व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर यानी उत्तर में एवं बेलो हॉरिजॉन्टे विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है, यानी यहाँ पर जो अंश है आप उसको डिग्री बोलिए, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है, और चित्र 2.2 में यह स्पष्ट दिखाया गया है। यहाँ देखिए आप, है ना, यहाँ 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण। इस पैराग्राफ में आपको ओवरऑल यही बताया गया है कि 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण आप कैसे बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है चंद्रपुर और ब्राजील बोलो हॉरिजॉन्टे का, जो चंद्रपुर ऊपर 20 डिग्री उत्तर में है और जो बेलो हॉरिजॉन्टे है वो दक्षिण में यानी 20 डिग्री पर स्थित है दक्षिण में। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं यानी विषुवत वृत्त। 0 डिग्री पर जैसा आपको ऊपर बताया, और उत्तर ध्रुव 90 डिग्री और दक्षिणी भी 90 डिग्री पर स्थित है। अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं, और ये हैं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर विषुवत वृत्त 0 पे है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। और यहाँ पर विषुवत वृत्त के 67.5 यानी 66.5 उत्तर में और उत्तरी ध्रुव वृत्त और विषुवत वृत्त जो है 66.5 डिग्री दक्षिण में स्थित दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध यानी कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है और इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे ही उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। यानी जहाँ पर आपने देखा कर्क रेखा और मकर रेखा, उसके ऊपर अक्षांशों के ऊपर सूर्य वर्ष में एक बार बिल्कुल दोपहर में सिर के ऊपर यानी बिल्कुल बीचों बीच होता है और इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। और कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, यानी अगर ऊपर नीचे अगर जाता है तो वो डायरेक्टली सिर के ऊपर बिल्कुल ही बीचों बीच नहीं होगा, वे साइड कहीं भी ऊपर नीचे हो सकता है। और ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है और इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, क्योंकि यह धीरे धीरे ठंडा होता जाता है। उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और जो दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र में ठंडा बहुत अधिक होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं होता, इसीलिए इन्हें शीत कटिबंध कहते हैं। अब हम बात करेंगे देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड की। तो देशांतर आप देख सकते हैं, इसकी रेखा जो है ऐसे वर्टिकल होती है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां भी आवश्यक भी होती हैं। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित
टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। और उनकी यही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, और इस संदर्भ में जो रेखाएं हैं उनकी देशांतरीय यामोत्तर इन्हें कहते हैं, तथा इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है और प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया गया है। और ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, और जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिल जाते हैं। अब आप देखेंगे अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। तभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, ग्रीनिच में वेधशाला जो राजकीय वेधशाला है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व यानी ईस्ट की ओर पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा जाएगा और इसका मान हमेशा 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करेंगे, यानी पूर्व से पश्चिम तक 180 डिग्री की गणना हम करेंगे। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं और ये पूरा 360 का बनाते हैं। पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं और इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व और यानी पश्चिम के लिए डॉट का उपयोग करते हैं। शॉर्ट फॉर्म यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें पूरे डायग्राम में दिखाया गया है। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर यानी 26, जैसा कि आप 0 से ऊपर देखिए आप 26, यहाँ 20 है और यहाँ 40 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके थोड़े ऊपर आप 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है और यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। देखिए आप इस महाद्वीप में देखेंगे जैसे प्रशांत महासागर, ये आप देख सकते हैं जैसे ईस्ट और वेस्ट यानी पश्चिमी और पूर्वी दोनों साइड आप देखेंगे, और बीच में भारत के नीचे हिंद महासागर के ऊपर भारत टिका हुआ है और यहाँ पर अटलांटिक महासागर। ये है आपका पूरा मैप और यही सारी चीजें ग्लोब पर पूरे गोल रूप में दिखाई गई होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं देशांतर और समय, यानी समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी और चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है, और सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, यानी सूरज का निकलना सूरज का ढलना डेली का काम है। अंतर स्वाभाविक ही है क्योंकि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन माना गया है और स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। यानी पहले के टाइम पे भी लोग, आपने सुना होगा कि वे परछाई से अपने दोपहर होने का समय का टाइम और सुबह रात होने का अंदाजा लगाया करते थे, और इसी तरह जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी अगर वो सबसे ऊपर है, ऊंचे बिंदु पर है, तो उस समय यहाँ दोपहर हो रही होगी। और चूंकि पृथ्वी पश्चिमी से पूर्वी की ओर चक्कर लगाता है, जैसे मैंने बताया था ढक्कन खोलने की स्थिति में, अंदर वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। इस तरह समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। यानी पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री पूरा गोल घूम जाता है, और अर्थात यह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। यानी 4 मिनट अगर आप देखेंगे कि धूप की परछाई जहाँ पर भी है, अगर वे 4 मिनट आप
थोड़े देर रुक के देखें तो 1 डिग्री तक का आगे फासला हो जाएगा। और इस प्रकार से ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तथा ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 60 मिनट तथा 1 घंटा आगे अर्थात दोपहर का 1 बजे का यानी 12 बजे से 1 बजे का यहाँ पर 1 घंटे का फासला होगा। इस तरह से आप समझ गए होंगे। तो किसी भी स्थान पर सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है और दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। और आप देखेंगे कि ये देशांतरीय यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। हम ये मानक क्यों मानते हैं, हम इन्हें क्यों मानते हैं, यानी अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसीलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय का देश का मानक समय माना जाएगा और इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक माना जाएगा। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को यामोत्तर माना जाता है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है और इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर ये चीज़ें मेन थी। और अब हम पढ़ेंगे कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होने वाला है और अर्थात भारत के समय अनुसार यह शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच में क्या अंतर है? तो इस तरह से आपको इसका आंसर भी सॉल्व करना है। अब देखिए, भारत में ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे। तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे, यानी 5.5 घंटा आप आगे ले लीजिए। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। और उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है और पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। और इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो ये था आपका होल चैप्टर, पूरा चैप्टर। यहाँ पर आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। Thanks for watching this video and stay happy, stay safe and don't forget to subscribe and like, share this video.